हेलो बच्चे, क्या हालचाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो अब देखो बारी है कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 2 जो हमारी बुक में दिया हुआ है। कौन सा है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब हम लोग आज इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो तुम लोगों को तैयार करा दिए जाएंगे। तो अब टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आरी आती है छठे चैप्टर की, जो कि है हमारा वर्क, एनर्जी, पावर। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है, थ्योरी भी आती है, रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमेशा ये याद रखना कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कोई भी पेपर हो आपका, प्री बोर्ड हो, बोर्ड देने ही जा रहे हो, तो ये चैप्टर धोखा नहीं देते, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो ये चैप्टर धोखा नहीं देंगे। रीजनिंग जो भी आएगी वो अच्छी आएगी, आराम से हो सकती है अगर समझा हुआ है। और सब चैप्टर मैग्नेटिक वगैरह है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे हैं तो इसके पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। तो आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए आप सब लोग और लिखना स्टार्ट करिए। तो जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? वो है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर जो है उसको अब समझते हैं हम लोग कि क्या है वो, ठीक। तो देखो वर्क, एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है वर्क क्या होता है, ठीक। तो वर्क को समझना है। तो वर्क को जब समझना है तो यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो उसको बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखे हुए हैं तुम्हारे, उसी से समझा देते हैं तुम्हें। तो लिखा हुआ है वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस मोशन इन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो मूव करनी चाहिए, परपेंडिकुलर ना मूव करे। परपेंडिकुलर मूव करेगी तो वहाँ पे समझाया जाएगा कैसे क्या निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम फॉर्मूले से तुमको समझाएं तो W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एस कॉस थीटा। जैसे मान लो अभी तक किया ही होगा, जल्दी जल्दी समझते हैं इसको। M मास की बॉडी है, ठीक है। इस पे हमने क्या किया? फोर्स लगाया और ये बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गई, मान लिया थीटा एंगल पे हो गई। तो ये F जो है वो तो फोर्स है, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा जो है वो किसके किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब आता है किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पे करेगा, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? अगर उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये बात ध्यान रखना, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तब तो Fs से काम चल जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा Fs हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो थीटा एंगल ये ऐसा बना हुआ है तो W की वैल्यू आ जाएगी Fs कॉस थीटा आ जाएगी। क्लियर है इतना? ये चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में क्या है बेटा? देखो, जैसे कि ये तुम्हारा फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स को हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो तो हो रही है इस तरफ, और फोर्स लग रहा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो ये अगर थीटा है, ये एस था, तो ये कितना हो जाएगा? एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई? एफ एस कॉस थीटा आ जाएगी। ये तुम लोगों को हमने बता दिया, फॉर्मूले से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की बात करते हैं, ठीक है, एक ही चार्ट में सब समझ में आ जाएगा। तो बेटा हम लोग कह रहे हैं कि वर्क डन जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और W की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी होती है, मतलब पॉजिटिव वर्क होता है। W की वैल्यू 0 भी होती है और W की वैल्यू निगेटिव भी होती है। मतलब W पॉजिटिव भी होगा, W 0 भी होगा और W क्या होगा? निगेटिव भी होगा। अब बात आती है भैया जो तुम सोच रहे हो, ठीक है भाई, W पॉजिटिव कब होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे फोर्स या डिस्प्लेसमेंट से कोई जीरो है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है और उस समय W पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो थीटा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? थीटा जो है वो हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। और थीटा अगर एक्यूट एंगल हुआ, इसका मतलब क्या है? लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा हमारा अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ
तो उस समय वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे इसका मतलब क्या है, जो हम सोच रहे हैं वही हो जाए, ठीक है, जो हम सोचें वो हो जाए, तो वो क्या होगा, उस समय पॉजिटिव वर्क चल रहा होगा। मतलब हम कहते हैं अपुनी भगवान है, ठीक, तो अपुनिच जब भगवान है तो भाई जो हमने सोचा हो गया, तो वही हम क्या होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स कब आते हैं, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो आता है आज बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही, तो वाइब्स कुछ नहीं होता, वर्क डन होता है। अगर उस दिन सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा दिन है आज हमारा। तो जैसे मान लो ग्रेविटी है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर डाउनवर्ड मोशन कर रही है, अगर कोई भी बॉडी डाउनवर्ड आना चाह रही है, तो बताओ ग्रेविटी किधर की तरफ करेगी, नीचे की तरफ, और बॉडी गिर भी नीचे की तरफ रही है, तब तो आनंद ही आ गया ना। आनंद प्लस आनंद क्या होता है, परमानंद, और परमानंद अगर हो गया तो इसका मतलब W की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो W की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो W की वैल्यू प्लस mgh होती है कब, जब हमारा वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ग्रेविटी जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी ये हमारा क्या होता है, प्लस mgh होता है। जब आनंद आनंद तो कई बार आता है तो परमानंद हो जाता है, परम आनंद आ जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब W की वैल्यू जीरो है, W की वैल्यू जीरो कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब अगर फोर्स हम लगा रहे हैं अपवर्ड, ठीक, और बॉडी चल रही है इस तरफ, तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो जो कुली का एग्जाम्पल होता है, कुली क्या होता है, वेट को रखता है अपने सर पे और चलता है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो भैया वो फोर्स तो लगा रहा है ऊपर की तरफ और बॉडी चल रही है हॉरिजॉन्टल, तो उस समय वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो वर्क डन बाई कुली जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ कुली से बहस नहीं करने लगोगे तुम, कि प्लेटफॉर्म पे गए और मार उसको सामान भी लदवा दिया अपना, और जब काम खत्म हो गया तो उसको तुम समझा रहे हो फिजिक्स का रूल, क्योंकि कह रहे हो धीरज सर ने समझाया था। तो वो पहली बात तो धीरज सर को जानता नहीं होगा, है ना, और जानता भी होगा तब भी मारेगा तो है ही तुमको, है ना। हम वहाँ पे कुली के बारे में, क्योंकि बहुत यूनियन होती है, बहुत मारते हैं वो लोग, तो वहाँ पे तुम ही बहस करो, तुम ही लड़ो। हम हर जगह फिजिक्स नहीं दिखाते हैं, फिजिक्स हमारे चैनल पे ही हम दिखाते हैं, नहीं तो हम बहुत नॉर्मल आदमी हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े से। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा बताओ, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल या सेंटर पे चलें, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चलते हैं, तो सर्कुलर पाथ में फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर होती है, टेंजेंट। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो W की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आता है W की वैल्यू निगेटिव कब होगी। तो अगर हमारी कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाए, और कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव कब होगी, जब थीटा हमारा क्या हो, ऑब्ट्यूस एंगल आ जाए। तो उस समय थीटा अगर हमारा ऑब्ट्यूस आ गया तो उस समय क्या होगा, वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। जैसे समझो क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, तो हमने तो ऊपर फेंका, H तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी किधर की तरफ लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी ना। तो इस समय थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री हुई। तो अगर अपवर्ड मोशन में हमसे पूछा जाए कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी होती है, तो वो होती है माइनस का mgh होती है। अपवर्ड में माइनस mgh होती है, इस बात का ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो ये माइनस mgh हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अगर हम कहें वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये तीनों समझ में आए, ये तीनों चार समझ में आ गया, तो अब जो थ्योरी में लिखा है वो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्पेशल केस है, अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जूम कर दें दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो थीटा की वैल्यू जीरो हुई, तो W की वैल्यू कितनी हो गई, Fs कॉस थीटा, और ये कॉस जीरो हो गया, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, Fs आ गई। फिर आया एग्जाम्पल 1, वर्क डन बाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करेंगे तो Fs कॉस थीटा होता है, F हो गया mg, S कितना हो गया h, ये हो गया जीरो, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस mgh आ गई। फिर हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाई कुली इन लिफ्टिंग अ लोड अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये देखो वर्क डन कर कौन रहा है, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है
और वर्क डन कर कौन रहा है, तो वर्क डन अगर कुली का है तो जो इंसान जो चीज़ चाह रहा था वो अगर उसको मिल गई तो वो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो इंसान कुली क्या चाह रहा था, ऊपर जाना, ऊपर चला गया, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस mgh हो जाएगी। ठीक है, केस 2 देखो, केस 2 में वही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इतना हो जाए, कुली इन कैरिंग अ वॉकिंग इतना, वर्क डन बाई अ बॉडी इन यूसीएम। ठीक, फिर देखो डिस्प्लेसमेंट अगर 180 होगी तो इसके हिसाब से ये आंसर बन गया। अब बात आती है यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, तो एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे, जूल होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ज होता है। ठीक है ना, ये चीज होती है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद वर्क डन का काम खत्म, अब आता है एनर्जी। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, थ्योरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी इंसान की कैपेबिलिटी है ना, किसी भी बॉडी की क्या होती है, कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। जैसे एनर्जी है लेकिन हम काम नहीं करते, हम लोग आलसी हैं, तुम लोग क्या हो, आलसी हो। तो कभी भी जब तुम लोग का पीटीएम होती है तो उसमें रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है कैपेबल टू डू बेटर, कैपेबल टू डू बेटर। हम लोग घर में मम्मी पापा को समझाते हैं, देखो टीचर ने तारीफ लिखी है, लेकिन टीचर भी क्या करे यार, मुंह पे बोल नहीं सकता, क्योंकि वो भी एक स्कूल में है, तो डायरेक्ट बोल नहीं सकता, डिमोटिवेट हो जाओगे। उसको पता है कि तुम्हें क्या कैपेबिलिटी है क्या नहीं, लेकिन लिख देता है वो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई अ बॉडी इज इक्वल टू द इतना इतना इतना। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जो इंपॉर्टेंट है। यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और यूनिट क्या होती है, अर्ज होती है। तो 1 जूल पता होना चाहिए, 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ज होता है। कैलोरी होता है तो 1 कैलोरी जो होती है वो होती है 4.186 जूल, या इसी को न्यूमेरिकल करते समय 4.2 ले लेते हैं। ठीक, फिर आती बात किलो वाट आवर की, तो किलो वाट आवर है तो उसको लिखा हुआ है 1 किलो वाट आवर क्या होता है, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। किलो को चेंज कर दिया वाट में और आर को चेंज कर लिया सेकंड में, तो यहाँ से ये आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ गया। ठीक है, और ये तुम्हारा जो हुआ वो कितने हो गया, मेगा जूल में हो गया। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आता है ईवी, तो 1 EV जो होता है वो क्या है, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना। तो W इक्वल टू Q इंटू वी होता है। Q हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 EV हो गया। तो 1 EV जो होता है वो इतने जूल के इक्वल होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कई सारे फॉर्म होते हैं, तो सबसे मेन है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती काइनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल। ठीक है, एक हो गई काइनेटिक एनर्जी और एक हो गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी में जो काइनेटिक होती है वो उसके मोशन की वजह से होती है। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। पोटेंशियल जो होती है PO लिखा हुआ है ना, ये होती है उसकी पोजीशन की वजह से। जैसे अभी भाई इंडिया है तो इंडिया में टीचरों की क्या होती है, रेस्पेक्ट करते हैं, है ना, हम लोगों को सिखाया जाता है। तो हम अगर एक टीचर हैं तो भाई बच्चा उनको नाम से तो नहीं बुलाएगा ना, धीरज सर बोल देता है इज्जत के मारे। भले ही पीठ पीछे तुम लोग अपने अपने टीचरों को जो भी बोलो, लेकिन एक रेस्पेक्ट के नाते तो क्या है, धीरज सर जा रहे हैं तो रेस्पेक्ट देते हो ना। तो वो रेस्पेक्ट क्यों देते हो, क्योंकि वो मेरी पोजीशन है, वो मैंने गेन की है। मेरे चलने की वजह से नहीं है कि हम चल रहे हैं, बैठे हुए हैं तो धीरज बोल दोगे, चलने लगे तो धीरज सर बोल दोगे, ऐसा नहीं है। टीचर हैं तो उसकी एक पोजीशन है। ठीक है, ऐसे ही जो जो पोजीशन है, जैसे जो है कोई मिनिस्टर है तो उसकी कुर्सी की वैल्यू है, कोई डेजिग्नेशन पर है तो उसकी, कोई IAS अधिकारी है तो IAS अधिकारी की है, पुलिस वाला है तो उसकी पुलिस की पोजीशन है। तो सबकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है। उस पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग जो पोजीशन की बात करते हैं वो बात करते हैं हाइट से।
कोई यहाँ पर है, मान लो ए पॉइंट पर है, कोई बी पॉइंट पे, तो ए वाले की पोजीशन क्या है, कम है, बी वाले की ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, बी वाले की ज़्यादा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच अभी आ जाएगा। डेरिवेशन देख लो इसका। तो डेरिवेशन देखो क्या है, लिखा हुआ है सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद इतना, विद अ वेलोसिटी वी, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स एफ टू स्टॉप द बॉडी। ठीक है, इतना सब लिखी कहानी। हमें पता है बेटा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मतलब माँ होती है। तो जब फोर्स इक्वल टू माँ होती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन। तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस। ठीक है, एफ जो है वो तो माँ के इक्वल हो गया, एस की बात फंस रही है। तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर रेस्ट से चल रही है तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0 प्लस 2as। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर अपॉन 2a आ गई। अब देखो यहाँ पे फोर्स की जगह तो ले लिया m इंटू ए, और ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर आ गई। समझ में आया। फिर उसके बाद आता है ये मोमेंटम वाला। तो यहाँ पे मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, p बाई एम हो गई। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। क्लियर है इतना। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 mk आ जाएगी। समझ में आया इतना। तो ये तुम्हारा मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ तक समझ में आया। वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार समझ लेना ढंग से। वर्क एनर्जी थ्योरम देखो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया जाता है कि जितना भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। W इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा के ई होता है। कैसे करेंगे, हमें पता है W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है। F की जगह हम कितना लिख लेते हैं, M इंटू ए इंटू एस, मास हो गया। अब इसके बाद देखो V स्क्वायर इक्वल टू क्या था, U स्क्वायर प्लस 2as था ना। तो यहाँ से V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2as हो जाएगी। तो a इंटू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो W इक्वल टू हो जाएगा m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये W आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो W की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा के ई आ जाएगी। समझ में आया। तो ये वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है इतना। चलो अब आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो भैया ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल होती है और वाइब्रेशन होती है। तो देखो ट्रांसलेशनल क्या हो गया, चलने की वजह से स्ट्रेट लाइन में जब चलती है बॉडी तो उस समय जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल कहलाती है। रोटेशन, बॉडी अगर घूम रही है तो कौन सी कहलाएगी, रोटेशन कहलाएगी। और अगर जो है बॉडी वाइब्रेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वाइब्रेशनल कहलाएगी। इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यू जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो द एनर्जी possessed बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजिशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बता ही चुके थे, जूल होती है। दो काइंड की होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल में जो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है वो देख लो। ग्रेविटेशनल में बनता है यहाँ पे ये, पहले पार्ट से तो नहीं बनता। पहला क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी।
जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसके अंदर, वो हमारी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर है इतना? ठीक। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि इट्स वैल्यू इज जीरो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो इसकी सेंटर पे जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, और फिर जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज करने लगती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, जैसे कभी धनुष बाण में धनुष को जब खींचते हैं ना, तो वो को जब खींचा जाता है तो स्ट्रेच कंडीशन में जो एनर्जी होती है उसके पास, जितना ज़्यादा खींचते हैं उतना आगे की तरफ ज़्यादा तेज जाता है। तो कम खींचेंगे तो कम जाएगा, ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा जाएगा। गुलेर वगैरह में होता है ना, करण अर्जुन मूवी देखे होगे, वो लोग गुलेर से बोतलें फोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग है, दबा दो उसको, तो जब दबा दोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे ही छोड़ोगे तो वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये हमारी क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक। फिर आता है डेरिवेशन। तो U इक्वल टू mgh है, तो फॉर्मूला वही F इंटू एस, F इंटू एस से ही सारे करेंगे, आराम से आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमेशा याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो केवल और केवल किस में चेंज होती है, काइनेटिक में। उसके बाद काइनेटिक की जिम्मेदारी है वो कि किस में चेंज होना चाहती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आते हैं, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, बॉल को हमने दबाया, फेंक दिया, तो बॉल जब गिरी तो उसने इस स्प्रिंग को क्या किया, दबा दिया। और जैसे ही बॉल हटेगी या बॉल जब तक दबेगी दबेगी, अब स्प्रिंग की बारी आएगी, तो जब स्प्रिंग धक्का देगी तो ये बॉल क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ होती है। इसमें क्या है, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ द बोझ, वही सब धनुष बाण की कहानी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बेटा ये जो है 1 नंबर का 2 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ऐसे ही याद करना है, इसमें और कोई तरीका नहीं है। बताने को हम समझाने को समझा सकते हैं, लेकिन ये टाइम इतना है नहीं कि समझा जाए। 2 नंबर का आता है तो याद ही होना चाहिए, लाउड स्पीकर इसको इसमें चेंज करता है, ये इसको इसमें चेंज करता है, तो ये पूरा याद होना चाहिए आपको। क्लियर है इतना? फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो हर पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ना तो एनर्जी क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। हर एक पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। बात समझ में आ गई? कैसे रहने वाली है, क्यों रहेगी भैया, ये देख लेते हैं। तो यहां पे देखो, यहाँ पे ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वेन एवर देयर इज एन इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पी एंड के रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो के प्लस यू हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जब वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि ए पॉइंट है, कोई फ्री फॉल है, तो बेटा यू की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने। इंपॉर्टेंट है प्रूविंग, ये प्रूविंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो सही से कॉपी में कर लेना इसको। ठीक है, अब ए से सी है मान लिया एच हाइट पे, ठीक है, बी हमने मान लिया एक्स हाइट पे, तो बताओ अब ये बी सी हाइट कितनी हो जाएगी, ये एच माइनस एक्स होगी। क्लियर है इतना? ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि स्पीड कितनी है, 0 है। पोटेंशियल की बात करें तो mgh फॉर्मूला होता ही है, h होता है ए पॉइंट की ग्राउंड से हाइट। तो ग्राउंड से हाइट मेरे बच्चे कितनी है, स्मॉल h है ना, तो ये mgh आ गया। टोटल एनर्जी की बात करें तो k प्लस यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस mgh, तो ये हमारा mgh आ गया। अब अगर हम b की बात करेंगे तो b पे भी तो यही कहानी चलेगी। b पे क्या चलेगा, b पे यहाँ पे वैल्यू तुम इतना याद रखना कितनी ले रहा है ये। अब बी पे बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बी लिखना पड़ेगा पहले तो हमको, तो हमने ऐसे लिखा के बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। हमें ये वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक,
यहाँ पे u तो अगर 0 था ना, हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, ए बी मोशन की बात कर रहे हैं। इसको अभी कॉपी में लिख लो। प्रूविंग में क्या होता है, पेपर में जाओगे एक लाइन भूल गए तुमको, बहुत बुरा रटते हो तुम लोगों की आदत क्या है, इतना गंदा रट के जाते हो कि बस रात में रटा है, सुबह जाके वॉमिटिंग करनी है पेपर में, और वॉमिटिंग करने में थोड़ी सी देर हो गई अगर तुम्हें, तो समझ लो कि तुम कर ही नहीं पाते हो, वहाँ पे तुम असली की उल्टियाँ करने लगते हो जा करके। तो वो नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। इसलिए डेरिवेशन को एक बार लिखने की कोशिश किया करो यार, लिख लिया करो ना, जब पता है इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आएगा तो यही आएगा, घुमा फिरा के नहीं आएगा तो पक्के नंबर होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एट पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी हो गई, 0, इतना हो गया। b पे निकालना है तो हाफ m इतना हुआ, तो देखो u की वैल्यू तो 0 है, vb स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटी से गिर रहा था तो a की जगह g, s की जगह कितना हो जाएगा, चली गई डिस्टेंस तो x हो जाएगा। ये vb स्क्वायर हो गया हमारा, ये जो vb स्क्वायर था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2gx आ गई। ये वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी आ जाएगा हाफ m vb स्क्वायर, तो हो गया 2gx, 2 से 2 गया तो ये आ गया mgx आ गया, ठीक। अब इसके बाद पोटेंशियल निकालनी है, तो पोटेंशियल का होता है mgh माइनस x। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये देखो mgx प्लस mgh माइनस x, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा, ठीक। सी पे निकालेंगे, यही काम करेंगे, तो सी पे भी वही, फिर से वही करोगे, काइनेटिक एनर्जी एट सी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब तुम्हें वी सी फिर से नहीं पता तो तुम कौन से मोशन की बात करोगे, ए टू सी मोशन की बात करोगे, लिखोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ये आ जाएगा वी सी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh आ जाएगा। ये वी सी उठा करके पुट कर दोगे यहाँ पे ना, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी आ जाएगा हाफ m इंटू 2gh आ जाएगा। तो काइनेटिक की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली तो हमें पता चल गया कि ऊपर ए पॉइंट पे उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक कितनी थी, 0। बी पॉइंट पे दोनों थी, पोटेंशियल भी थी काइनेटिक भी थी। सी पॉइंट पे करेंगे तो काइनेटिक तो थी, पोटेंशियल नहीं थी। तो जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को जूम कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ग्राफ। तो देखो ग्राफ, ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट हो गई, ये तुम्हारी हो गई mgh, ये यहाँ पे टोटल एनर्जी बन गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, 0 से ये यहाँ तक जाना है ना, और पोटेंशियल जो है वो क्या हो रही है, पोटेंशियल देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, नीचे 0 थी, ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही, ज़्यादा होती जा रही है। तो नीचे से ऊपर जो ग्राफ जाएगा वो किसका होगा, पोटेंशियल का, और जो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा वो किसका होगा, काइनेटिक का। जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे एनर्जी आधी होगी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसा कब होता है, जब हम लोग मिड पॉइंट पे आए, ठीक है। जैसे मान लो 10 मीटर की हाइट है पूरी, तो 5 मीटर पे ये क्या होगा, मैच कराएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आता है सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम का समझते हैं। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, जैसे मान लो ये है इसका पेंडुलम है यहाँ पे, ठीक। ये m मास जो है ये यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी ये जाता है तो पीछे की तरफ क्या लगता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, ठीक है। एक क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और रीस्टोरिंग फोर्स हमें पता है कितने इक्वल होता है, ma के इक्वल। तो ma क्या होती है, माँ होती है यहाँ पे। तो माँ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि देखो जैसे तुम अपने घर पे हो, ठीक है, जैसे जैसे तुम घर से बाहर निकलते हो तो मम्मी क्या करती हैं, चिल्लाने लगती हैं ना। तो मम्मी चिल्लाने लगती हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे घर से जब तुम निकले तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तुम पूरा खुरापात करने के मूड से निकले होगे घर से। लेकिन जैसे जैसे अगर हम निकले तो हमारी क्या होगी, मम्मी जो है हमें डांटना स्टार्ट कर देंगी।
लेकिन जैसे हम कॉलोनी पे पहुंच जाएंगे, कॉलोनी के एंड पे पहुंच जाएंगे कि अब दूसरी कॉलोनी के लड़कों से मिलना है जा करके, तो वहीं पे मम्मी क्या होगा, अपना रौद्र रूप धारण कर लेंगी और तुम्हें क्या होगा, उस समय मम्मी का फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, जब मम्मी का गुस्सा एकदम हाई लेवल पे है तो क्या तुम्हारी हिम्मत है चलने की, नहीं है, तो उस समय तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल मैकेनिकल कांस्टेंट रहनी, मैकेनिकल तो रहेगी ना उतनी, तो अगर काइनेटिक जीरो हो गई है तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है मिड पे, तो काइनेटिक मिड पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल मिड पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। तो हमेशा सिंपल पेंडुलम में तुम्हें याद रखना है कि कॉर्नर पे क्या क्या चीज़ें जीरो होती हैं और मिड पे क्या होती है। मिड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो मान लेते हैं अगर इसी को ग्राउंड माना हुआ है तो। काइनेटिक जो है वो मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी जो है वो भी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फोर्स वहाँ का मैक्सिमम हो जाता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो इतना हमको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर h हाइट पे ऊपर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, mgh हो जाती है। क्लियर है इतना, चलो वही सब कहानी इसमें लिखी। अगर एक बार कहानी समझ में आ गई यार फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम खुद बताओ यहाँ पे, अगर तुम्हें कहानी समझ में आ गई है तो बताओ, अगर हम मीन से एक्सट्रीम पे जाएंगे, ठीक है, तो बताओ तुम्हारी वेलोसिटी, मीन से अगर हम एक्सट्रीम पे जाएंगे तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी जो करेगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब कहानियाँ हम वीडियो में ही बता सकते हैं, हम कॉपी में तो लिख नहीं सकते, है ना, क्योंकि नोट्स कहीं भी जा रहे हैं, और नोट्स जब जाते हैं तो कंटेक्स्ट तो रहता नहीं है क्या है, पूरा तो बच्चा देखता नहीं, तो एक लाइन देख करके वो जज करने लगेगा, इसलिए वीडियो देखना जरूरी होता है। क्लियर है इतना। पावर की वैल्यू देख लो। पावर का बेटा जो फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/T। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। W का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू एस अपॉन टी हो जाएगा। S अपॉन टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला और बना, F इंटू वी बन गया, ठीक है। कहीं कहीं पे एफ वी कॉस थीटा भी बना देते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, जूल पर सेकंड होती है, या सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग पर सेकंड होती है। क्लियर है इतना। 1 वॉट को अगर हमें डिफाइन करना है तो 1 वॉट को डिफाइन करना है तो ऐसे ही तो करोगे मेरे बच्चे, P इक्वल टू W/T हो जाएगा। लिखेंगे 1 सेकेंड में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है तो पावर कितनी स्पेंड हो रही है, 1 वॉट हो रही है। तो 1 मिली वॉट होता है 10⁻³ किलो होता है 10 क्यूब, मेगा 10⁶, गीगा जो है वो 9 होता है। GW मतलब गीगा, गीगा जो होता है वो 10⁹ होता है। रिलेशन में ये 1 वॉट 1 जूल इतना इतना है। हॉर्स पावर की याद कर लो, इसके क्वेश्चन 1-2 मिल जाएंगे। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। तो ये पूरा थ्योरी पार्ट समझ में आ गया है। अभी इसके न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन हैं, तुम लोग जो है नोट्स बता देना कमेंट सेक्शन में, तो भेज देंगे तुम लोगों को। तो ये पूरा वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बता दो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।